नाज़रीन खैर मकदम है आपका मेरे प्रोग्राम फोर्थ व्यू में। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज़। मौजू है आर्मीनिया अजरबैजान के बीच चल रहा वॉर। दरअसल आप ये तो यकीनी तौर पर आप अलग अलग एंगल से तमाम खबरें सुन रहे होंगे, आंकड़े भी आप देखने को मिल रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक पहुंच रही होंगी। ये भी हम ज़रूर आंकड़ों में आपको ज़रूर बताते, मगर मुझे लगता है कि उसके लिए हम सिर्फ आंकड़े कहते रह जाएंगे और वक्त निकल जाएगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम आंकड़ों पर न जाएं और जो मौजू है, जो इसकी वजूहात है, जो सूरत हाल है, उस पर बात कर लें। देखिए, अजरबैजान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने 550 से ज़्यादा आर्मीनियाई फौजियों को मार गिराया है। उधर आर्मीनिया का दावा है कि उसने सिर्फ चंद दर्जन, मतलब 1-2 दर्जन लोग उसके मारे गए हैं और उसने सैकड़ों फौजियों को शहीद कर दिया है अजरबैजान के। तो दोनों तरफ के दावे हैं। एक चीज़, वीडियो आप वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ जो हथियार हैं आर्मीनिया की तरफ से भी अजरबैजान के टैंकों पर वार किया गया है। 15 से ज़्यादा ड्रोन गिराने की बात की गई है। हेलीकॉप्टर F-16 और F-15 की भी चर्चा हो रही है कि इस वार में शामिल किए गए हैं। देखिए, यहाँ नाज़रीन आपको मेरे ख्याल से बड़ी उलझन हो रही होगी ये समझने में कि बहरहाल ये मामला क्या है। ये सही बात है कि लगातार जब से इन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित करने की कोशिश की है, 1980 के दशक से लेकर फिर 1991 में, 1994 में कई बार इसमें मामले में झड़पें हुई हैं और इस पर लोगों ने बैठकर सुलह करवाने की कोशिश की है। यहाँ अब आर पार का मामला होता हुआ नजर आ रहा है, मगर ये बेसिकली अचानक ऐसा क्या हो गया है कि बिल्कुल वार हो गया है। और याद रहे नाज़रीन आपको ये भी कि जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो ऑस्ट्रिया के छोटे से राजकुमार के छोटे से देश से यूरोप के ये चिंगारी भड़की थी और फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैल गई थी। तो यहाँ एक बात, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मगर ये आपको याद रखना होगा कि तुर्की ने 22 सितंबर को भी आर्मीनिया को लेकर सवालात उठाए थे और यूएन में इसकी चर्चा की थी। अलबत्ता फिक्रमंदी की कोशिश की थी, ये तुर्की की तरफ से था और तुर्की ने फिलहाल अजरबैजान के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया है। देखिए बात कहां तक पहुंचती है, रात तक या कल तक हमको जरूर पता चलेगा कि अगले डेवलपमेंट क्या है। और डेवलपमेंट के लिए आपको 4 टीवी न्यूज़ देखते रहें कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वॉर की खबर आपको 4 टीवी पर मिलती रहेगी। एक चीज नाज़रीन हम डिस्कस कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, इम्पोर्टेंट इस वक्त आर्मीनिया नहीं बल्कि इम्पोर्टेंट इस वक्त अजरबैजान है। अजरबैजान का इम्पोर्टेंट होना इस मायनों में जो है वो थोड़ा सा रंग बदल लेता है कि अजरबैजान में तुर्की का इन्वॉल्वमेंट है। तुर्की के अलावा यहाँ पर इजराइल का इन्वॉल्वमेंट है। इजराइल ने बाकायदा जो ड्रोन आप गिरने की बात कर रहे हैं, दरअसल वो इजराइल के ही ड्रोन हैं और पिछले साल भी अजरबैजान ने ड्रोन जो है वो खरीदे थे और आर्मीनिया ने शायद उनको गिरा दिया है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात हो रही है इजराइल के लिए कि उसके हथियार हार रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ये, हालांकि अजरबैजान एक शिया मसलक के फॉलोवर्स का देश माना जाता है, जबकि ईरान का इंटरेस्ट अजरबैजान से ज्यादा आर्मीनिया में पाया जाता है और आर्मीनिया के साथ ईरान के संबंध शायद इस वजह से हो सकते हैं क्योंकि यहाँ तुर्की, इजराइल और अजरबैजान के घनिष्ठ संबंध हैं। बल्कि ये भी एक बात मैं आपको बता दूं कि आर्मीनिया ने पिछले साल ये बात इजराइल के साथ तय कर ली थी कि वो अपना सफारत खाना इजराइल में, यरूशलेम में खोलेगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन में शमूलियत, यूरोपियन यूनियन की तरफ बढ़ते हुए कदम आर्मीनिया के और बैक द साइड जो है पूरी कोशिश करना कि वो भी इजराइल के साथ अपने संबंधों को बेहतर करे। ये एक सूरत हाल भी आर्मीनिया को लेकर चल रही थी। और एक चीज़ आप समझ लें कि एक तरफ आप मेडिटेरियन सी में जिस तरीके से लीबिया और जो आप कह सकते हैं कि तुर्की के जहाज़ों ने जिस तरह साइप्रस और ग्रीक को डिफीट किया है, फ्रांस को लताड़ा है, यहाँ पर इजराइल को एक चिंता का
कारण दिया है कि मस्जिद अक्सा को वो आज़ाद कराएगा। ये तमाम बातें जो हैं वो इजराइल के लिए फिक्रमंदी की होती हैं, और दूसरी तरफ इजराइल और तुर्की के यकसा संबंध जो है वो पाए जाते हैं अजरबैजान में। तो नाज़रीन, यहाँ अजरबैजान क्या यरूशलेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? अलबत्ता यरूशलेम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रशिया और तुर्की के लिए है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से यूरोप को जोड़ने वाली जो गैस पाइपलाइन है, और यहाँ पर रूस की भी एक राहदारी है बड़ी, जिसको वो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर कहता है। यूरोपियन यूनियन की भी राहदारी है। इस तमाम ये एक ऐसा गेटवे है जो एक चिंता का विषय बन सकता है ये तमाम खेमों के लिए। और इसमें अलग अलग खेमे जो अलग अलग स्टेक रखते हैं, यहाँ पर वो शिया मसलक के अजरबैजान होने के बावजूद ईरान का इंटरेस्ट जो है आर्मीनिया में ज़्यादा है, जबकि यहाँ ईरान के साथ अच्छी दुश्मनी की एक नुमाइश लगाते हुए इजराइल दूसरे शिया मसलक के ही अजरबैजान के साथ गहरे संबंध है। ड्रोन दे रहा है, हथियार दे रहा है, एंटी टैंक मिसाइल दे रहा है, बहुत सारा डिफेंस को लेकर अजरबैजान और इजराइल के गहरे संबंध हैं। यहाँ पर बाकायदा जो है वहाँ के राष्ट्रपति और यहाँ के राष्ट्रपति आते जाते रहे हैं बाकायदा। मगर एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि यहाँ तुर्की के एंटर कर जाने से पूरा गेम बदल गया है, क्योंकि तुर्की अजरबैजान को, हालांकि उनके संबंध तुर्की के साथ हमेशा अच्छे थे, मगर तब तुर्की इजराइल के संबंध भी अच्छे थे, फर्क नहीं पड़ता था। तुर्की और इजराइल के बीच में जो है वो तलवारें खिंच चुकी हैं। इस लिहाज से अजरबैजान हथियारों को लेकर इजराइल के साथ खड़ा था, मगर अब तुर्की के साथ है और तुर्की के सहयोग की जरूरत पड़ रही है। हालांकि ये कारबाग के इलाके पर ये उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि कब्जा कर लिया गया है आर्मीनिया में। आर्मीनिया कहें या फिर इसको स्वघोषित एक और इलाका था जिसको डिस्प्यूटेड माना जाता है, और ये डिस्प्यूटेड इलाके में अब, मगर ये डिस्प्यूटेड इलाका आर्मीनिया के कब्जे में था। अब ये अगर अजरबैजान ने ले लिया है, हालांकि यहाँ पर अपनी बढ़त बताई जा रही है, सच्चाई कल तक शायद क्लियर हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि जो बड़े तारीफ जिनकी की जाती है, आधुनिकतम ड्रोन जो है इजराइल के, उनको ज़रूर आर्मीनिया ने गिराया है, जबकि आर्मीनिया को तकनीकी तौर पर या बहुत सुदृढ़ देश आप नहीं मान सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई बहुत तकनीकी रूप से बहुत सुदृढ़ है। अलबत्ता भारत भी अजरबैजान माफ कीजिएगा, आर्मीनिया को बाकायदा फौजी जो है वो हेल्प कर रहा है। ये मामला आता है ब्लॉक का, तो ब्लॉक का हेल्प का मामला ये आता है, कर रहा है या करने का, पिछली खबर तो आई थी कि हथियारों की हम डील कर रहे हैं आर्मीनिया के साथ। यहाँ एक बात आप समझ लीजिएगा, अमेरिकी इजरायली ब्लॉक में भारत भी है। अमेरिकी इजरायली ब्लॉक के चलते हुए आर्मीनिया यूरोप इसी ब्लॉक में आना चाहता है, जिसको मेरे ख्याल से पुतिन या रशिया पसंद नहीं करेगा। जबकि लगातार यहाँ के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो पुतिन से बात कर रहे हैं, पुतिन से या मतलब उनके इक्वल जो भी विदेश मंत्रालय है वहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, की भी है। मगर यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से रशिया आर्मीनिया का साथ देते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद यहाँ पर जो पाइपलाइन है और जो राहदारी है और जो स्टेक है इस पूरे इलाके में रशिया का, वो और एक तरफ मेडिटेरियन सी से ध्यान हटाने के लिए और इस वक्त बेलारूस में जो चल रहा है उसको भी पूरी तरह डाइवर्ट करने के लिए आर्मीनिया पर फोकस करवा देना शायद पुतिन के हित में है, रशिया के हित में है। और वो ये लड़ाई छूट छुटा होगी, बराबरी पे होगी या कुछ ले देकर होगी, ये बात अलग होगी। मगर ये खेल जो है वो पुतिन और रजब तैयब अर्दगान का खुद का रचा हुआ मैं मानता हूं, जिसमें यूरोपियन यूनियन को और नए
जो चाल, चाहे वो साउथ चाइना सी को ले लें, चाहे वो एशिया के इलाकों में ले लें, वो चाहे यूक्रेन क्रीमिया के मामले को ले लें या फिर बेलारूस के मामले को ले लें, यहाँ पूरी तरह एक मौका मिला है रजब तैयब अर्दगान और अजरबैजान की वजह से रशिया को कि इनका ध्यान जो है वो एक तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए और अब पूरी दुनिया या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी भी मीटिंग चल रही है, इनको बनाने की बात की जाएगी। बाकायदा जो जर्मनी की चांसलर है मार्केल ने भी अपील की है। मार्केल को कहा गया है कि तुर्की को और अजरबैजान को रोका जाए, ये जो है वो सिफारिश की गई है अजरबैजान की, आर्मीनिया की तरफ से। तो सिचुएशन घिर के एक अजीब सिचुएशन में फंस गई है। ये लोकेशन स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, रूस के लिए भी, यूरोप के लिए भी और तुर्की के लिए भी। तुर्की के लिए इस मायने में कि एक तरफ वो मस्जिद अक्सा की बात करे या लीबिया में जो है हफ्तर को डिफीट करने के लिए आगे बढ़े, और दूसरी तरफ सीरिया की तरफ अगर हम आते हैं तो जो कुर्दों को लेकर या अपनी जो एक स्ट्रेटेजी रणनीति बैक द साइड में आपको बताता चलूं कि मेरा ये मानना है, मेरा विश्लेषण कहता है कि रजब तैयब अर्दगान और पुतिन के बीच में मादा तय हो गया है कि आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनाया जाए और एक सीरिया के टुकड़े करके उधर ही सब कुछ निपटा दिया जाए और यहाँ की सत्ता को भी बदल दिया जाए। क्योंकि यहाँ जो रशिया का हार जीत का फैसला था वो हो चुका है, अमेरिका इजरायली जो थॉट था वो हार चुका है। ईरान अलबत्ता, चूंकि ये बात आपको मैं इसलिए कहता चल रहा हूं कि यहाँ पर शिया मसलक जो है वो अजरबैजान होते हुए भी आपको धीरे धीरे ईरान का रुख जो है आर्मीनिया की तरफ ही नजर आएगा, जो अभी भी आ रहा है। तो यहाँ धर्मों की बात, मसलकों की बात मैं आपको हमेशा कहता आया हूं, कोई मायने नहीं रखती है। हर किसी का अपना सत्ता का इंटरेस्ट होता है और अपने राज करने की, अपनी सत्ताओं को आगे बढ़ाने की, अपने बिजनेस मफाद को देखने की तमाम कवायद तमाम देश करते हैं। तो आप लोग भी ज्यादा मसलकों पर या मजहबों पर न लिया करें और दुनिया को देखें इस नजरिए से कि दुनिया में कौन सा गुट कितनी ताकत जो है वो हासिल कर चुका है और कितनी करना चाहता है। तो ये इस पर अगर आप ठीक से विश्लेषण करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग सही दिशा में बढ़ेंगे, सही तरीके से समझ पाएंगे कि क्या होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट यहां पर यह भी है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस वक्त आर्मीनिया अजरबैजान के मामले को लेकर, मगर इस मामले में हम ना इजराइल को बाहर कर सकते हैं, ना ईरान को बाहर कर सकते हैं, ना तुर्की को बाहर कर सकते हैं। सबने अपना अपना स्टेक यहाँ पर लगा दिया है। अमेरिका भी यहाँ पर एंटर होगा, यूरोप भी यहाँ पर एंटर होगा। जो लड़ाई आपको होती भी नजर आ रही थी मेडिटेरियन सी में या साउथ चाइना सी में, उस और इसके अलावा जो हालात इस वक्त बेलारूस को लेकर थे, ये तमाम फोकस इस वक्त आर्मीनिया अजरबैजान की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। दुनिया एक तरफ उस तरफ मुड़ जाएगी। यहाँ सिचुएशन जो है वो दोनों तरफ, चाहे आर्मीनिया को बातचीत या ताकत के बल पे जीत हासिल हो या फिर अजरबैजान को हासिल हो, जबकि संभावना यही है कि अजरबैजान डिफीट कर लेगा। चूंकि पुतिन इस मायनों में नहीं चाहता, चूंकि रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध मुझे नहीं लगता कि आर्मीनिया चाहता है। आर्मीनिया का रुझान टोटल जो है वो इजराइल और यूरोपियन यूनियन की तरफ है, वो उसी तरफ फोकस करके आगे बढ़ रहा था। यहाँ इतना जरूर है कि दोनों तरफ फायदा रशिया का है। ये भी वजह थी, मैं बताना चाहता था कि देखिए तुर्की की बैक साइड में अगर इजराइल का, चाहे वो अजरबैजान हो या फिर इस इलाके में यहाँ एंट्री हो इजराइल की, तो ये बैक साइड का हिस्सा पड़ता है। इस बैक साइड के हिस्से में एक फ्रंट जो है इजराइल लीड लेने की कोशिश कर सकता था, जबकि यहाँ पर फौजी उसके एसेट हैं। तो अगर यहाँ आर्मीनिया के खिलाफ अजरबैजान का साथ तुर्की देता है और ये जीत हासिल हो जाती है, तो आप मान के चलिएगा कि इस इलाके से पूरी तरह से, तो आर्मीनिया के साथ भी संबंध बना रहा था और अजरबैजान के साथ गहरे ताल्लुकात, फौजी ताल्लुकात, हथियारों के ताल्लुकात इजराइल के थे। तो ये इलाका क्लीन हो जाएगा, इजराइल से पाक हो जाएगा। ये होने जा रहा है। ये बहुत सोच समझकर उठाया गया कदम है तुर्की के द्वारा, और ये शायद रशिया भी ऐसा ही चाहता है। अलबत्ता ये नौटंकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर करनी पड़ती है कि हम साथ खड़े हैं, थोड़ा बहुत साथ भी दिया जा सकता है। मैं नहीं मानता हूं कि तुर्की जो है वो अगर रशिया आर्मीनिया के साथ पूरी तरह से
युद्ध में शामिल होता हो या ऐलान करता हो तो तुर्की फिर सामना कर पाएगा या खड़ा रहेगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं यही समझता हूं कि इस प्लेटफॉर्म को जानबूझकर इसलिए तैयार किया गया है कि तमाम फोकस को यहीं पर डाइवर्ट कर दिया जाए और एक बड़ी जो है कामयाबी हासिल कर ली जाए, ताकि यहाँ यूरोपियन यूनियन, नाटो, अमेरिका, इनकी तमाम थिंक टैंक यहाँ उलझ जाएं। अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में जो कुछ होना है वो हो जाए, और इस बीच में उन चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए साउथ चाइना सी या ताइवान या फिर पाकिस्तान, भारत या फिर जो है बेलारूस और ये तमाम जो खेल शुरू थे, उन खेलों में थोड़ी सी रुकावट आए। उन खेल में थोड़ी रुकावट आकर पूरा फोकस जो है वो आर्मीनिया, अजरबैजान पे डाइवर्ट हो जाए और यहाँ तय हो जाए कि ईरान दरअसल रशिया, चाइना और तुर्की के खेमे में आगे बढ़ेगा या फिर किसी भी मोड़ पर अलग राह ले सकता है। ईरान का भी तय होगा मामला। ये बेसिकली ईरान को मेरी अपनी राय है, मैं अपना पहले भी कह चुका हूं कि जब तक यहां से इजराइल को थोड़ा 2 कदम पीछे धकेलना, अमेरिका से इस जगह को खाली होना, तब तक शायद तुर्की को बर्दाश्त एक तरह से ईरान जरूर कर सकता है, मगर लॉन्ग टर्म में वो तुर्की के साथ चलेगा ये मुझे कभी नजर नहीं आया और आगे भी मैं इसको मानने के लिए तैयार फिलहाल नहीं हूं। अगर आगे सिचुएशन बनेगी तो मैं जरूर इस पर अपनी राय बदल लूंगा। फिलहाल की सिचुएशन जो है वो इस मामले को लेकर वाज़ेह है कि यहाँ पूरे फोकस को डाइवर्ट किया गया है और आने वाली जो सूरत हाल है वो ये है कि अजरबैजान लीड करेगा, मगर इस लीड में ये भी याद रखिएगा कि जो इजरायली हथियार थे उनको बहुत आसानी से गिरा लिया गया है, हार मान ली गई है। और यहाँ बढ़ोतरी जो कल मैं डिटेल आपके सामने जरूर पेश करूंगा, डिटेल जो है वो कि तुर्की की मैन पावर, एक चीज मैं आपको खास बताता चलूं कि क्या है। दरअसल इस इलाके में तुर्की ने जो सीरिया में तुर्की समर्थित गुट थे, जिन्हें ईरान भी आतंकवादी कहता है, सीरिया भी आतंकवादी कहता है, अमेरिका भी आतंकवादी कहता है, जिस तरह तुर्की जो है वो ईरान समर्थित, सीरिया समर्थित जो लड़ाके हैं उनको आतंकवादी कहता है, तो उसी तरीके से ये फैसला ये खुद ही कर लें कि कौन आतंकवादी और कौन लड़ाके हैं, कौन जिहादी हैं और कौन जो है गाजी हैं, ये फैसला इन्हीं पे छोड़ देते हैं। सब एक दूसरे को ऐसे ही बोलते हैं, मगर इसके 2 तुर्की समर्थित लड़ाके सीरिया में थे, उनको अजरबैजान तुर्की द्वारा डिपोर्ट कर दिया गया है और जो अजरबैजान की फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं और बढ़तरी हासिल कर रहे हैं। ये आपके लिए एक नई बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये सूरत हाल होती है कि अजरबैजान के साथ में तुर्की के लड़ाके, इंटरनल जो ऑफिशियल लड़ाके नहीं है, ये आगे बढ़ जाते हैं, तो आप ये मान लीजिएगा कि फिर ये यूरोपियन यूनियन और इजराइल का दखल जो बैक साइड में तुर्की को कमजोर करता था, रशिया की राहदारी को कमजोर करता था, यूरोप की पाइपलाइन को मजबूत करता था, ये एक ही झटके में खत्म हो जाएगा और एक ही साइड में युद्ध की चिंता तुर्की को रह जाएगी, दूसरी साइड से इनका खला हो जाएगा। ये मेरा मानना है। ये कल हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन तमाम जो भी वाक़ये होते हैं थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। तो नाज़रीन, फिलहाल मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में इतना ही। अगला प्रोग्राम लेके फिर आपके साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए 4 TV न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।